हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स जो हमने कहे थे कि हमारे 8 एडजस्टमेंट्स बचे हैं और हिडन एडजस्टमेंट्स। जो लोग जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें इसके पहले के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं। राइट, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज़ एडजस्टमेंट नंबर 21, अनरिकॉर्डेड परचेस। सो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेजेस का मतलब क्या होता है कि 31 मार्च के बाद या तो फिर उसके पहले हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, बट उन परचेजेस की कोई जर्नल एंट्री पास हुई नहीं है। राइट, तो यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देना है। राइट, तो सबसे पहले तो अगर कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमारा जो परचेजेस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वो कम दिखता होगा, तो हम इस अनरिकॉर्डेड परचेज को उसमें ऐड करेंगे। राइट, तो इसीलिए जो भी हमारा परचेज है, राइट, आई रिपीट, यहाँ पे जो ब्लैक वाला पोर्शन है, राइट, ये हमारा ट्राई बैलेंस से आया हुआ फिगर है, और एडजस्टमेंट के जो अनरिकॉर्डेड परचेज है वो ये रेड में लिखे हुए हैं, तो हम उसमें प्लस करेंगे और टोटल परचेज बाहर लिखेंगे। इसके बाद अब हमने जब गुड्स परचेज़ किया है, राइट, तो हम जिनसे गुड्स खरीदते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। यहाँ पर अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो गुड्स है वो क्रेडिट पर परचेज़ किए गए हैं, तो हमने किसी से गुड्स खरीदा है और हमें उनको पैसा देना बाकी है, राइट, तो वो लोग हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना बाकी है, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेजेस की वजह से मेरे परचेजेस भी बढ़ेंगे और क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ेंगे। सो क्रेडिटर्स में भी मुझे ऐड करना है और परचेजेस में भी ऐड करना है, तो ये रहे मेरे दो इफेक्ट्स, परचेजेस में ऐड करूँगा और क्रेडिटर्स में ऐड करूँगा। ओके, आई रिपीट, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो परचेजेस है वो क्रेडिट परचेज है। अगर कैश में परचेज हुआ रहता तो हम ऐड नहीं करते क्रेडिटर्स में, क्योंकि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। बट यहाँ अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो परचेजेस है वो आपके क्रेडिट परचेजेस है, और हमेशा हम यही अज्यूम करते हैं अनरिकॉर्डेड परचेजेस के केस में। राइट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं, वो है अनरिकॉर्डेड सेल्स। जिस तरीके से आपने परचेजेस में किया उसी तरीके से आप यहाँ पर सेल्स में करेंगे। थोड़ा सा सोचेंगे तो जिस तरीके से पहला इफेक्ट हमने कहाँ दिया था, परचेज में ऐड किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर सेल्स में ऐड करेंगे। और वहाँ पर लायबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स में प्लस किया था, तो जिनको हम सामान बेचते हैं क्रेडिट पर, राइट, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटर्स, तो हम डेटर्स में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल है, राइट। तो अनरिकॉर्डेड परचेज के लिए परचेज में ऐड और क्रेडिटर्स में ऐड, और अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए सेल्स में ऐड, और जिनको आप गुड बेचते हो उन्हें डेटर्स कहते हो, तो इसीलिए डेटर्स में ऐड, दोनों ही जगह पे ऐड होगा। ओके, राइट, बिकॉज ये रिकॉर्ड हुए नहीं हैं, अभी आपको रिकॉर्ड करना है। कई बार हमें, कई बच्चों को ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट मतलब एक जगह से प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, राइट। अब बिल रिसीवेबल होता क्या है, मान लीजिए, राइट, इसके लिए अगर आपने किसी को उधार पे गुड्स बेचे हैं, राइट, तो वो आपके क्या हो गए, डेटर्स, और उन लोगों से आप, डेटर्स से आप बिल डॉक्यूमेंट बनवा कर लेते हो कि आप सो एंड सो डेट को मुझे पैसा देने वाले हो, तो उन डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल रिसीवेबल। यानी कि जब आप बिल रिसीवेबल बनाते हो तो आपके जो डेटर्स है, जिन लोगों से आपको पैसा लेना है, आप सबसे बिल नहीं बनवाते। जिस पर आपको डाउट है या लग रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ भाई, विश्वास कैसे करूँ, तो मैं उनसे बिल बनवा कर लेता हूँ। बट जब मैं किसी से बिल बनवाता हूँ, यानी कि बिल रिसीवेबल ड्रॉ करते हैं, तब हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बिल्स रिसीवेबल में। है तो दोनों ही एसेट, डेटर्स भी एसेट में लिखते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट में लिखते हैं। बट जब बिल ड्रॉ करते हैं आप, तब बिल्स डेटर्स जो है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल में। अभी डिसऑनर का मतलब क्या है, डिसऑनर का मतलब है जब वो बिल्स रिसीवेबल पे करने की तारीख आ रही है, उस दिन पर वो डेटर आपका पेमेंट कर रहा नहीं है, यानी कि पेमेंट के डेट पर, ड्यू डेट पर, वो जो आपका डेटर है वो आपको पेमेंट देने से इनकार कर दे रहा है कि मैं इस बिल रिसीवेबल का पैसा दूंगा नहीं, तो इसे कहते हैं बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाना। तो उस समय हमें आपका जो बिल रिसीवेबल है उसका तो वैल्यू कुछ नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो तो डिसऑनर हो गया। तो इस समय बिल्स रिसीवेबल जो आपकी डिसऑनर हो रहा है, लेकिन आप उस सामने वाले पर्सन को छोड़ नहीं दोगे, राइट, उससे फिर भी पैसा तो लेना ही है अभी भी। तो आप
जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो आपके बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और वो पर्सन से आपको पैसा तो लेना ही है अभी भी, तो इसीलिए वो आपका बिल्स रिसीवेबल से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, डेटर्स में, राइट। तो बिल जब ड्रॉ करते हैं, राइट, तब हमारे डेटर्स बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम बिल डिसऑनर करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल डेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें बिल ड्रॉन का कभी पूछते नहीं है, बट खाली बिल्स डिसऑनर का पूछा जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जब बिल रिसीवेबल कम हो रहे, डिसऑनर हो रहे हैं, तो सिंपल सा याद रखेंगे, आप बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और आप उसे डेटर्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल उतने कम हो गए और आपके डेटर्स उतने से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वो बिल का वैल्यू कम हो गया, राइट, मतलब आपके समझो 5-5 हज़ार के 2 बिल थे, उसमें से एक बिल डिसऑनर हुआ, राइट, तो 10 हज़ार था अमाउंट, उसमें से एक बिल डिसऑनर हो गया, यानी कि अभी बिल डिसऑनर आपका 5 हज़ार ही है, लेकिन ये जो 5 हज़ार का बिल डिसऑनर हुआ है उसे आप अपना डेटर बना देते हो, राइट, तो इसीलिए आप उसे डेटर्स में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल, सॉरी सेम वे, बिल्स पेएबल डिसऑनर। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी, राइट, कि यहाँ जनरली हम सारे एडजस्टमेंट्स में उनके दो इफ़ेक्ट दो अलग अलग जगहों पर देते हैं, बट ये एक ऐसा एडजस्टमेंट हुआ बिल्स रिसीवेबल में जहाँ पर इसके दोनों ही इफ़ेक्ट्स, राइट, कहाँ पर है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा दो अलग अलग जगह पर ही होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं बिल्स पेएबल डिसऑनर। तो जिस तरीके से बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाने पर हम किससे बीच में चेंज देखते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, इसी तरीके से बिल्स पेएबल डिसऑनर हो जाने पर, राइट, आप बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स को देखेंगे। तो जिन लोगों को आपसे पैसा लेना है, जिन लोगों को आप पैसा देने का बाकी हो, राइट, तो उन लोगों ने आपसे बिल साइन करवा कर लिया है, तो आपके लिए वो बिल पेएबल है। और अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते, यानी कि आप बिल पेएबल डिसऑनर कर रहे हो, तो उस समय आपकी बिल पेबल कम हो जाएगी, बट आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हुई, आपको उस पर्सन को अभी भी पैसा देने का तो बाकी है, इसीलिए आपकी बिल्स पेबल कम हो जाते हैं, बट वो पर्सन आपके वापस से क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं, यानी कि बिल्स पेबल कम हो जाएंगे और क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तब आप बिल्स पेबल में से माइनस करते हो और उसे क्रेडिटर्स में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आपको पहले ये समझना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप वन टाइम करते हो बिजनेस में, यानी कि ऐसे खर्चे जिसको करने पर आपको उसका बेनिफिट कई सालों तक होता है या ज़्यादा समय तक होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको बार बार इनकर करने पड़ते हैं, जैसे कि वेजेस, सैलरी, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंसेस लिखते हो आपको हर महीने इनकर करने पड़ेंगे, राइट, तो वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने एक बार एक्सपेंडिचर किया और उस चीज़ का फ़ायदा आपको सालों साल तक होता है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है बेसिकली ऐसे खर्चे जो आप एसेट्स पर करते हो, एसेट परचेज किया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वन टाइम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार होने वाले खर्चे। तो यहाँ क्या हुआ है एडजस्टमेंट में, उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंक्लूड कहाँ कर दिया गया, उसे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, एक सेकेंड। सो यहाँ पर एग्जांपल है, राइट, कि वे हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हुआ, मशीनरी आपने परचेज़ किया तो उसे आपको इंस्टॉल करवाना होगा, उस इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है, राइट, वो गलती से आपने कहाँ डाल दिया, वेजेस में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे भी कोई पर्सन आया होगा इंस्टॉल करने के लिए, तो आपने उसको पैसा दिया तो आपने उसको वेजेस में डाल दिया। वो आपका बार बार खर्चा करना नहीं है इंस्टॉलेशन का, वो एक ही बार करना है खर्चा, राइट, तो वो खर्चा एक्चुअल में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए वो खर्चा मशीनरी के अंदर दिखना चाहिए, लेकिन हाँ गलती से हमने कहाँ डाल दिया है उसे, वेजेस में। तो पहले हम हमारी गलती को सुधारेंगे, राइट, यानी कि हम उसे वेजेस में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो उसका फर्स्ट इफेक्ट हो जाता है, राइट। और उसकी सही जगह कहाँ पर है, वो मशीनरी में ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, बिकॉज मान लीजिए आपने एक 30,000 का कोई मशीन खरीदा
और उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आपको 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन पे करना पड़ा। यानी कि आपको वो जो मशीन है वो कितने में आया, टोटल 32,000 में। इसीलिए वो इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है वो मशीनरी में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने गलती से वो इंस्टॉलेशन की चार्ज मशीन में दिखाने के बजाय वेजेस में डाल दी थी। तो हमने पहले हमारी गलती सुधारी, यानी कि वेजेस में से क्या कर दिया, उसे माइनस कर दिया। अब उसका सही जगह कहाँ है, वो मशीनरी में दिखना चाहिए, तो हमने इसीलिए मशीनरी में क्या किया है, उसे प्लस किया है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कोई रिपीटेड नेचर वाला एक्सपेंडिचर था और गलती से हम उसे क्या समझ बैठे हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ पुट कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे कि यहाँ देखिए, रिपेयर्स टू फर्नीचर, आपने फर्नीचर के लिए रिपेयर्स किए हैं और गलती से उसे कहाँ डाल दिया, फर्नीचर के प्राइस में डाल दिया है, राइट। तो ये जो खर्चा है रिपेयर्स, वो एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में होना चाहिए, बट उसे हमने फर्नीचर में क्या कर दिया गया है, प्लस कर दिया है। तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना होगा। सो गलती से हमने फर्नीचर में डाल दिया, तो हम उसमें से क्या करेंगे, फर्नीचर में से माइनस करेंगे। और वो रिपेयर्स बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखना चाहिए था, राइट। तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसे क्या करते, पहले इफेक्ट तो हमने बैलेंस शीट में फर्नीचर में से हमने उसे माइनस कर दिया, बिकॉज गलती से हमने उसे यहाँ पर डाल दिया था। अब हम हमारी गलती सुधारते हैं, उसकी सही जगह कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से जो भी रिपेयर्स है, इस फर्नीचर के रिपेयर्स को उसमें क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, बिकॉज इसकी सही जगह कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, तो ये रिपेयर्स है तो रिपेयर्स में दिखना चाहिए, बट गलती से हमने उसको फर्नीचर में डाल दिया था, तो जिससे वजह से फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया होगा। सो फर्नीचर में से हम माइनस करेंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, प्लस। ओके, नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखे हमने, इसी तरीके से ये है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पर इनकम। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनकम। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या है, वन टाइम इनकम। जैसे कि एसेट बेचा मैंने, कोई मेरा फर्नीचर हमने बेच दिया बिज़नेस का, तो हमारा बिज़नेस वो फर्नीचर बेचना नहीं है, हमारे बिज़नेस में वो एक एसेट था, हमें ज़रूरत नहीं थी इसीलिए हमने बेचा, बट मेरा काम फर्नीचर बेचना नहीं है, राइट। तो वो ऐसे जो रिसिप्ट्स है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, जब हम हमारा कोई एसेट सेल करते हैं और हमें जो पैसा आ रहा है वो। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या है, बार बार होने वाले रिसिप्ट। जैसे कि बिज़नेस के लिए बार बार होने वाला रिसिप्ट क्या है, बिज़नेस के लिए बार बार होने वाला इनकम क्या है, उसका सेल्स। तो गलती से वो कह रहे हैं कि कैपिटल रिसिप्ट को क्या समझ लिया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट समझ लिया गया है, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सेल ऑफ एसेट इज़ इंक्लूडेड इन सेल ऑफ गुड्स। गलती से कैपिटल रिसिप्ट यानी कि सेल ऑफ एसेट को हमने क्या समझ लिया है, सेल ऑफ गुड समझ लिया है, यानी कि वो सेल्स के फिगर में दिख रहा है गलती से। तो हमें सेल्स में से क्या करना होगा, माइनस। हाँ, सो हमने उसे गुड समझ लिया है, तो हम सेल्स में से इसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और उसका सही जगह कहाँ है, वो सेल ऑफ एसेट था। तो एसेट में से क्या हुआ करना चाहिए हमें, माइनस। तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में से, मशीनरी में से माइनस। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल ऑफ एसेट, अगेन आई रिपीट, सेल ऑफ एसेट इंक्लूडेड इन सेल ऑफ गुड्स। मैंने आपको कहा कि एडजस्टमेंट में हमेशा ऐसा नहीं है कि एक जगह से प्लस और एक जगह पे माइनस। हमें देखना है कि गलती क्या हुई है और उसे करेक्ट क्या करना है। तो हमने गलती से सेल्स में डाल दिया था, तो हमने सेल्स में से माइनस किया। अब एसेट सेल हुआ है, यानी कि एसेट बिजनेस में से गया है, तो वो मशीनरी से माइनस ही होना चाहिए, राइट। तो हम उसका सही जगह पे उसको पुट कर रहे हैं, मशीनरी में से माइनस कर रहे हैं। तो पहले हमने जो गलती हुई थी उसे करे सुधारा और उसके सही जगह पे उसे क्या किया है, प्लेस। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट है इसमें, वो है कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर, राइट। तो बिज़नेस में पार्टनर्स जो है बिज़नेस के, उनको कुछ कमीशन दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बिज़नेस पार्टनर्स है उनका जो पैसा बिज़नेस में है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाते समय कहा था कि जब भी बिजनेसमैन का पैसा या पार्टनर का पैसा बिजनेस में बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ पुट करते हैं, क्रेडिट साइड में।
और पार्टनर का पैसा बिजनेस में से कम हो जाता है तो हम उसे कहाँ पुट करते हैं, डेबिट साइड में। और पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज़ आई है तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल में इसे आप कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, राइट। सो पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, राइट, बाय कमीशन करके दोनों पार्टनर्स के इसमें उनके उनके अमाउंट्स। और बिजनेस के लिए ये जो है कमीशन वो क्या है, एक्सपेंस है, राइट। इसीलिए वो कहाँ पर दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कमीशन टू ए, कमीशन टू बी, दोनों पार्टनर्स का कमीशन ऐड करके बाहर, राइट। सो कमीशन टू पार्टनर से बिजनेस के लिए तो ये जो कमीशन दिया जा रहा है वो एक्सपेंस है, लेकिन ये पार्टनर को दिया जा रहा है, राइट। तो पार्टनर अपने अकाउंट में शो करेगा, राइट, कि उनका कैपिटल जो है बिजनेस में क्या हो गया, बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर सैलरी टू पार्टनर है तो भी सेम इफेक्ट देंगे आप। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सैलरी टू पार्टनर, और डेबिट साइड में लिखेंगे आप टू सैलरी टू पार्टनर करके प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे 28 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम हिडन एडजस्टमेंट्स पर। हिडन एडजस्टमेंट क्या होते हैं? हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट मतलब क्या कि ये हिडन मतलब कहाँ हिडन होते हैं ये एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में ही मिलते हैं आपको। जनरली आपको जो एडजस्टमेंट्स है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे 0.1, 0.2, 0.3 करके दिया होता है। बट हिडन एडजस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे एडजस्टमेंट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही छुपे हुए हैं, राइट। तो ऐसे एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है, हिडन एडजस्टमेंट्स। तो हिडन एडजस्टमेंट्स आर दोस एडजस्टमेंट्स विच अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। लेकिन इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? इन्फॉर्मेशन ऑफ सच एडजस्टमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द सम, यानी कि नीचे अलग से वो एडजस्टमेंट में दिया होगा नहीं, राइट। बट इफेक्ट्स आर टू बी गिवन एज एडजस्टमेंट, बट उनके जो इफेक्ट है वो हम एडजस्टमेंट जैसे ही देंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस में ही आपको मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार रेंट के सामने उन्होंने कहा है 10 मंथ्स, राइट, या तो एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने कहा है 2 ईयर्स, या तो आपको बैंक लोन के आगे दिया है 10% बैंक लोन। तो ऐसे जब भी आपको कोई परसेंटेज, टाइम, मंथ ऐसा कुछ दिया होता है तो ये सारे आपके क्या है, हिडन एडजस्टमेंट्स कहे जाते हैं, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इन एडजस्टमेंट्स को समझते हैं, राइट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है यहाँ पर रेंट। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट का अमाउंट दिया है 10,000 और ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स। इसका मतलब होता है कि ये जो 10,000 पे किया गया है, राइट, ये 10 महीने का है। अब मैं जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ तो वो फाइनल अकाउंट्स कितने महीने का है, 12 महीने का। तो 12 महीने का रेंट दिखना चाहिए, बट यहाँ पर 10,000 रुपये जो दिख रहे हैं वो कितने महीने का है, 10 महीने का। तो हमें 2 महीने का रेंट और दिखाना होगा, राइट। सो इसका मतलब है 10 मंथ्स का यहाँ पर मतलब हो गया कि 2 महीने का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब आपको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट के इफेक्ट कहाँ कहाँ आते हैं, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करना होगा, राइट। जैसे कि आपको पहले मतलब समझना है कि 10 मंथ्स का दिया है, राइट, तो प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 मंथ्स बिकॉज आउट ऑफ 12 मंथ्स 10 मंथ रेंट इज़ पेड। तो 12 महीने का हम अकाउंटिंग करते हैं, इसमें से 10 महीने का भरा हुआ है, यानी कि 2 महीने का पे करना है। अब ये 2 महीने का अमाउंट है कितना, राइट। सो हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 10, तो एक महीने का कितना हो गया, 1,000 रुपया, और 2 महीने का पे करना बाकी है, यानी कि आपका 2,000 रुपया पे करना क्या है, आपका बाकी है। सो तो ये 10,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया वो तो आपने लिखा होगा यहाँ पर, और आपका एडजस्टमेंट का फिगर कितना हो गया, 2,000। कैसे आया, 10,000 10 महीने का है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 1,000 आएगा, यानी कि एक महीने का रेंट आपका 1,000 रुपया। सो 2 महीने का जो रेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2,000। सो ये आउटस्टैंडिंग रेंट मैं रेंट में प्लस करता हूँ। और आउटस्टैंडिंग रेंट का दूसरा इफेक्ट कहाँ शो करते हैं हम लोग, ये खर्चा है ना, राइट, राइट। तो खर्चा पे करना बाकी है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी। तो हम इसे कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, क्या नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट। सो ये एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट आपको डायरेक्टली नहीं कहा है, ये आपको खुद समझना है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू ईयर एंडिंग 36/2020 रुपीज़ 2,000। अब हमारा जो फाइनल अकाउंट्स है वो
कब ख़त्म हो जाता है? 31 मार्च को। 31 मार्च को हम अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने कौन से ईयर तक पे किया है, कब कौन से मंथ तक पे किया है? 36, दैट मीन्स 30 जून तक पे किया है। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का खर्चा क्या हो गया है? एक्स्ट्रा पे कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये आपका क्या है? प्रीपेड हो गया है। सो 2,000 रुपये के अंदर 3 महीने का रेंट, 3 महीने का जो इंश्योरेंस है वो है प्रीपेड। सो आपको कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो हमें यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30/6/2020। ओके, इसके बाद अमाउंट कैसे निकालें इसका? सो हम 2000 के ऊपर 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 करेंगे। 3 क्यों लिया है? बिकॉज 3 महीना एक्स्ट्रा है, राइट। सो 3/12 अमाउंट कितना आ गया आपको? 500। सो ये इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से दिखता होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये प्रीपेड है, राइट। तो हम प्रीपेड को क्या करते हैं? माइनस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से इंश्योरेंस प्रीमियम में से इसे माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में उसे कहाँ शो करना होता है? एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस करके 500। ओके, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस के इफेक्ट्स है दोनों, राइट। बट अगेन अमाउंट हमें डायरेक्टली नहीं दिया था, हमें यहाँ पे खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है हिडन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर दिया है फॉर 3 ईयर्स। अब हम जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो 1 ही साल का है, राइट। बट यहाँ पे तो 3 साल का हमने भर दिया है, कितना? 6,000 रुपये। तो हमें क्या करना है उसमें? 1 ही साल का दिखाना है, यानी कि 2 साल का अमाउंट जो है वो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। सो यहाँ पर अगेन प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट होगा कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए। सो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहाँ दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। और अभी 3 साल का 6,000 रुपये है, यानी कि 6,000 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 2,000। यानी कि 1 साल का जो आपका अमाउंट है वो 2,000 रुपीज़ है। तो 2,000 दिखना चाहिए, लेकिन हमने कितना दिखाया है? 6। तो 4,000 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम उसे माइनस कर देते हैं। तो आउटर कॉलम में आपका 2 आ गया। और ये 4,000 जो है वो प्रीपेड है, एक्सपेंस पहले ही भर दिया, राइट। तो एक्सपेंस पहले ही भर देना हमारे लिए एसेट होता है, तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट करके 4,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, 10% बैंक लोन। और यहाँ पर डेट भी दिया है आपको 1/10/2019। दैट मीन्स ये 10% क्या दिखाता है आपको? कि आपका ये जो लोन का अमाउंट है इसके ऊपर आपको क्या करना है? 10% इंटरेस्ट पे करना है। और ये डेट आपको दिखाता है कि आपने लोन कब लिया है, राइट। दैट मीन्स अगर 8,000 का 10% अगर मैं कहूँ तो 800 आता है, बट मुझे 800 नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि ये लोन मैंने कब लिया है? 1/10 को, यानी कि अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेकर मार्च कितने महीने हो रहे हैं यहाँ पर? 6 महीने ही हो रहे हैं। तो हमें 6 ही महीने का लोन दिखाना है। हाँ, अगर डेट नहीं दिया होता तो हम पूरा 800 रुपये इंटरेस्ट बोलकर दिखाते। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इफेक्ट्स वही हैं बट अमाउंट हमें निकालना है, राइट। सो प्रोवाइड इंटरेस्ट 10% फॉर 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ? बिकॉज ऑफ डेट फ्रॉम 1/10/2019 टू 31/3/2020। सो कैलकुलेशन अगर देखें तो 8,000 इंटू 6/12। क्यों? बिकॉज अक्टूबर में लोन लिया है, और 10% की वजह से 10/100। ओके, सो वो अमाउंट हो जाएगा आपका 400। अब हमें लोन का अमाउंट जो है 8,000 वो बैलेंस शीट में पहले से दिखता होगा लाइबिलिटी में, उसी में उसे इंटरेस्ट ऑन लोन 400 क्या कर देना है? ऐड, और वो हो जाएगा 8,400। और ये जो इस साल का इंटरेस्ट है वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो करता हूँ 400। ओके, तो ये था हमारे लिए लायबिलिटी, इसी हमने लायबिलिटी में प्लस किया। और वो जो है लोन वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए मैं उसे कहाँ शो करता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट पे आते हैं, दैट इज़ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000। अब यहाँ पर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, अभी आपको ये समझना है कि वहाँ पर बैंक लोन दिया था वो आपके लिए लायबिलिटी थी, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड आपके लिए क्या है? एसेट है।
तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या दिखाएगा आपको कि आपके इस एसेट के ऊपर, आपके इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो इस 50,000 के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और वो आपके लिए क्या है, इनकम। बट यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया है, इसीलिए आप कितने महीने का लोगे, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, राइट। अगर डेट दिया होता तो हम उस डेट को भी कंसीडर करते। अमाउंट अगर हम देखें, राइट, तो इट विल बी 50,000 इंटू 10/100। यहाँ पर हमें मंथ लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कुछ कहा नहीं है। सो 5,000 रुपीज़ जो है वो मेरा क्या होगा, उस गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सो पहला इफेक्ट मुझे उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड में देना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 50,000 जो है उसमें मैं 5,000 क्या कर दूंगा, प्लस। बिकॉज 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर मुझे 5,000 इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 55,000। और ये 5,000 मेरे लिए क्या है, इनकम। इसलिए इसे मैं कहाँ शो करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, सो ये है हमारे सारे हिडन एडजस्टमेंट्स। तो अब हमने टोटल 28 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किए और ये 5 हिडन एडजस्टमेंट्स। आप जब तक ये सारे एडजस्टमेंट्स आप अच्छी तरीके से याद नहीं करते, तब तक आप सम्स ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो के पहले आप सारे ये एडजस्टमेंट्स को लिख कर बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम इसके बाद सम स्टार्ट करें। ओके, और अगर आपको ये वीडियो को पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।